नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, EH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा FY बीकॉम, सेमिस्टर द्वितीय, कथा साहित्य के अंतर्गत पांचवी कहानी हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है चिट्ठी। इस कहानी के लेखक है अखिलेश। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए सर्वप्रथम हम अखिलेश जी का परिचय करते हैं। कथाकार अखिलेश का जन्म 6 जून 1960 कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका मानना है कि एक लेखक राष्ट्र के आईने में अपने साहित्य को रचता है। वह जिस जगह पर रहता है, जिस चीज को देखता है, उसी को अपनी रचना में व्यक्त करता है। लेखक की दुनिया में देश बड़ी चीज है, उसके लिए उसका गांव भी देश ही है। ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को अपने कथानक का विषय बनाकर अखिलेश ने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है। इन्होंने अपने साहित्य में देश और समाज की बुनियादी समस्याओं को विशेष स्थान दिया है। इनके साहित्य में वर्तमान समय की मनुष्य विरोधी शक्तियों से आख्यान की भिड़ंत, भाषा की शक्ति, शिल्प का वैविध्य तथा उत्कर्ष, प्रतिभा का विस्फोटक सामर्थ्य, यह सब कुछ एक साथ नजर आता है। अखिलेश की रचनात्मकता के प्रति गहरे भरोसे का ही नतीजा है कि उनकी रचनाएं साहित्य की दुनिया में खास मुकाम हासिल करती हैं। देश के महत्वपूर्ण निदर्शकों द्वारा कई कहानियों का मंचन एवं नाट्य रूपांतर हुआ है। कुछ कहानियों का दूरदर्शन हेतु फिल्मांकन तथा टेलीविजन के लिए पटकथा एवं संवाद लेखन भी इन्होंने किया है। अनेक भारतीय भाषाओं में इनकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान समय में वे प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका सद्भव के संपादक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं: उपन्यास, अन्वेषण, निर्वासन। कहानी संग्रह है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा। संस्मरण है वह जो यथार्थ था। आलोचना, श्रीलाल शुक्ल की दुनिया। यह इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अखिलेश द्वारा लिखित कहानी चिट्ठी भाग 1 देखते हैं। कुटिया पर मुझे 7:30 बजे तक पहुंच जाना और 7 बज गए थे। एक तो मेरी जेब में रिक्शे भर के लिए मुद्रा नहीं थी, दूसरे आज इस जाड़े की पहली बारिश हुई थी और इस समय रात के 7 बजे तेज हवा थी। जाड़े में ठंडी के अनुपात में हमारा शरीर सिकुड़ जाता है और चाल धीमी हो जाती है। तो धीमी गति से कुटिया पर 7:30 बजे कैसे पहुंचा जा सकता था? मैंने मफलर से कानों के साथ साथ समूचे सिर को ढक लिया, गर्दन पर लाकर दोनों किनारों की काट लगाई। अब मैं अपनी समझ में सर्दी से महफूज कुटिया तक पहुंच सकता था। मफलर के भीतर से मेरी आंखें और नाक झलक रही थी। कुटिया में आज हम दोनों का सामूहिक विदाई समारोह है। कहने को तो हम बड़े दिन की छुट्टियों में घर आ रहे थे, पर इस बार का जाना साधारण प्रस्थान नहीं था। इस बार हमारे गमन में उत्साह नहीं, मजबूरी थी। घरों से मनी ऑर्डर आने की अवधि बढ़ती जा रही थी। हम किसी भी कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हो रहे। हमने कुछ अखबारों के दफ्तरों और रेडियो स्टेशन में चक्कर मारे। पहली बात तो वह काम का टोटा था। अगर काम था तो क्षणजीवी किस्म का, उसमें भी श्रम ज्यादा और धन कम का सिद्धांत सर्वमान्य था। सबसे पहले रघुराज ने घोषणा की, मैं घर चला जाऊंगा। इलाहाबाद में मेरा पेट नहीं भर पाता है।
कृष्णमूर्ति त्रिपाठी ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, सब्र करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ऊपर वाला जिसका मुंह चीरता है उसे रोटी भी देता है। हम हंस पड़े। कृष्णमणि की यह पुरानी आदत थी। नास्तिक था और ईश्वर की बात करके वह ईश्वर का मजाक उड़ाता था। उसका चेहरा मुलायम था और हाथों पर बड़े बड़े घने बाल थे। यह प्रारंभ था। बाद में एक दिन हुआ यह कि फैसला हो गया, हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। विनोद ने कहा था, हम इस तरह नहीं जाएंगे। हम एक दिन जाएंगे और जाने के एक दिन पहले मेरे कमरे पर बैठक होगी और उसमें मैं शराब सर्व करूंगा। विनोद ने अपने कमरे का नाम कोटिया रखा था। मैं विनोद के कमरे पर जा रहा था। कुटिया जा रहा था, जहां पर मेरे बाकी दोस्त मिलेंगे। वे भी कल मेरी तरह इस शहर को छोड़ देंगे। आगे की कहानी संक्षिप्त, सुखहीन और मंथर है, इसलिए मैं थोड़ा पहले की कहानी बताना चाहूंगा। उसमें उन्मुक्त विचार, प्रसन्नता और गति है। तो आखिर चीजें इतनी उलट पुलट क्यों गई? यह रहस्य मैं उस उन्मुक्त प्रसन्नता और गति से भरे हिस्से के बाद, यानी अभी अभी जहां पर कहानी ठहरी थी उसके बाद के अंश में खोलूंगा। विनोद से मेरी पहली मुलाकात एक गोष्ठी में हुई थी। उसमें उसने कविताएं पढ़ी जिनकी मैंने जमकर धुनाई की। सचमुच उस गोष्ठी में उसकी कविताएं रुई थी और मैं दुनिया। बस उस गोष्ठी के बाद विनोद मेरा दोस्त बन गया। हमारी गाड़ी छनने लगी। हमारी जो कुछ लोगों की मंडली थी उसमें सिफारिश करके मैंने उसका दाखिला कर दिया। उधर उसका दाखिला हुआ था और इधर मेरा मकान मालिक 7 महीनों का बकाया किराया मांगने पर हरामीपन की हद तक उतर आया। एक बार मैंने मजाक में मामला रफा दफा करने की गरज से कहा, 9 महीने हो जाने दीजिए, 7 महीने में जच्चा बच्चा होने का खतरा रहता है। सुनकर मकान मालिक ने पीछे से थूक दिया। पान की पीक ने मेरी वक्फा की रेड़ मार दी। आखिरकार मैंने पाया कि इस मामले में 7 महीने का मुफ्त निवास भी उपलब्ध है। मंडली में कमरा तलाश करने की बात चलाई। अगले दिन सभी कमरे की खोज में सक्रिय हो गए। नवागंतुक विनोद भी इस काम में जोत दिया गया था। कमरे के मामले में मकान मालिक सिद्धांतवादी होते हैं। उन्होंने कुछ सिद्धांत बना रखे थे, जैसे शादीशुदा लोगों को ही किराएदार बनाएंगे, नौकरी वालों को वरीयता देंगे, नौकरी स्थानांतर वाली हो कुछ लोग गोश्त मछली खाने पर पाबंदी लगाते, तो कुछ रात में देर से आने पर, वगैरह वगैरह। मैं इन सभी मानदंडों पर अयोग्य था, फिर भी छल प्रपंच कर कमरा प्राप्त ही कर लेता। दरअसल हम भी कोई ऐसे गहरे नहीं थे। मेरी और मेरा मंडली का भी एक सिद्धांत था कमरे को लेकर। कमरा उसी मकान में लिया जाएगा जिसमें और जिसके आसपास नैसर्गिक सौंदर्य हो, यानी कि सुंदरिया हो। इस बात की जानकारी हेतु हमारे पास उपाय था। हम पान और चाय की दुकानों पर गौर करते। जहां मुस्टंडों का जमावड़ा होता उसके आसपास कमरा पाने के लिए जिद्दोजहद करते। कमरा न मिले यह दिगर बात है, किंतु हमारे प्रयोग की प्रामाणिकता कभी भी संदेहवती नहीं हो पाई थी। वाकई वहां सुंदरिया होती। चाय पान की दुकानों के अलावा एक और दिशा सूचक था हमारे पास, पड़ताल का। हम मकान के छज्जों और छतों पर दृष्टिपात करते।
यदि सलवार दुपट्टे या अंतरंग वस्त्र लटकते होते तो हम वहां बातचीत करना मुनासिब समझते। विनोद इस प्रसंग में कुछ ज्यादा ही मुद्दहर निकला। नैसर्गिक सौंदर्य या नैसर्गिक सौंदर्य के वस्त्र देखता तो बहुत ज्यादा वहां पूछता, मकान खाली है क्या? नहीं सुनने के बाद वह प्रश्न करने लगता कि बताया जाए आसपास में कोई मकान खाली है। काफी छानबीन के बाद एक कमरा मिला। बातचीत के पहले हमने छज्जे पर गुब्बारे कपड़े देखे और छत पर तीन नैसर्गिक चादर। मकान मालिक को तुरंत एडवांस दिया और पहली तारीख से रहने की बात पक्की कर ली। जब हम कमरे में आए तो यह जिंदगी का बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ। मंडली के प्रत्येक सदस्य का चेहरा गमगीन हो गया था। वे तीनों सौंदर्य विभूतियां रिश्तेदार थी जो मंडली में बेवफाई करके घर चली गई थी। रघुराज ने कहा, सालियों के सलवार कुर्ते और दुपट्टे अब कहीं टंगते होंगे और युवा पीढ़ी को दिशा भ्रमित करते होंगे। प्रदीप ने गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सब माया है। और कमरे में कोरस शुरू हो गया। माया महा ठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमल है बीठी शिव की भव भवानी, पंडज्ञ के मूर्ति होई बैठी तीरथ में भई पानी, योगी के योगिन है बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा है बैठी काहू के कौड़ी कानी, भक्त के भक्तिन है बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो हो संतो, वह अब अकथ कहानी, माया महा ठगनी हम है जानी। मंडली में कई लोग थे। प्रदीप, रघुराज, कृष्णमणि, त्रिपाठी, विनोद, दीनानाथ, त्रिलोकी, मिश्र आदि। हम विश्वविद्यालय के बेहद पढ़े लिखे लड़कों में थे। हमारी पढ़ाई लिखाई वही नहीं थी जो गुरुओं के पाजामे का नाड़ा खोलने से आती है। हम उस तरह के पढ़ने वाले भी नहीं थे जो प्रकट हो जाने वाले ग्रस्त रोगी की तरह अपने बाढ़ में ही डूबते थे। ऐसों को प्राय हम डंडा करते। राजनीतिक रुझान भी थी हमारी। हम लोग लड़कियों के दीवाने थे। कोई हमारी आंतरिक कोई हमारी आंतरिक बातें सुनता तो हमें लंपट और लुच्चा मान लेता। मगर हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे। लड़कियों के प्रति यह आसक्ति वास्तव में जिज्ञासा और खेल थी। सीमा का अतिक्रमण हराम था हमारे लिए। सच कहूं, हम इतने नैतिक थे कि अक्सर अवसर को ठुकरा देते थे। वैसे तो हम लोगों की तरफ अनेक लड़कियां टपकती थी। हम अपने अपने विभाग के हीरो थे। यह भी बता दूं कि चिकने चुपके गालों, सफाचट मुंछों और दौलत की वजह से हीरे नहीं थे, बल्कि हम में से अधिक संख्या तो दाढ़ी भी रखते थे। जहां तक दौलत का प्रश्न है तो हम लड़कियों से प्राय चंदा मांगते थे। इस राह पर त्रिलोकी दो डग आगे था। वह व्यक्तिगत कामों के लिए भी लड़कियों से चंदा वसूलता, लेकिन वह उन नेताओं की तरह नहीं था जो सामूहिक कल्याण के लिए चंदा लेकर अपने तेल फुलेल पर खर्चा करते हो। त्रिलोकी को जब निजी काम के लिए जरूरत होती तो जरूरत बतलाकर पैसा लेता। वह कहता, विभा, भोजन के लिए पैसा नहीं है, लाओ निकालो। एक बार एक लड़की ने त्रिलोकी से पूछा, तुम हम लड़कियों से ही क्यों हमेशा चंदा मांगते हो? क्योंकि वे दयालु होती है, लड़के घाघ और क्रूर होते। त्रिलोकी की इस स्थिति की वजह उसकी एक खराब आदत थी। घर से जब उसका मनी ऑर्डर आता तो वह सनक जाता। रिक्शे के नीचे उसके पांव नहीं उतरते थे।
दोस्तों के साथ नाना वेज खाता और सिनेमा देखता। एक दो बार जन कल्याण भी करता। जन कल्याण मंडली में शराब का कोड था और देशभक्ति, प्यार मोहब्बत था। हाँ, तो हफ्ते भर में त्रिलोक के पैसे चुक जाते और वह सड़क पर आ जाता था। कमोबेश मंडली के हर सदस्य की स्थिति यही थी। हमारी त्रासदी थी कि हम सुखमय जीवन जीने की कामना रखते थे, किंतु हमारे मनी ऑर्डर वानप्रस्थ पहुंचाने वाले थे। यह दिगर बात है कि सब लोग त्रिलोकी की तरह महीने के पहले हफ्ते ही कंगाल नहीं होते थे। लेकिन महीने के अंत में भोजन को लेकर तीन तिकड़म करनी सभी को व्याप्त थी। कृष्णमणि होटल में रजिस्टर देखता, जितने मीटिंग गेस्ट लिखा होता उससे दो गुना मीटिंग वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खाकर संतुलित करता। मदन मिश्र प्राय कमरे में खिचड़ी पकाकर मैस में एब्सेंट लगवाता। रघुराज भूखा रहकर भी हंसते रहने की क्षमता अर्जित कर चुका था। प्रदीप, जिसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थे, लोगों के यहाँ घूम घाम कर खाता। पंकज सक्सेना शर्मिला था, सो मंडली ने विनोद को समझा दिया था वह उसका सत्कार करता। विनोद फले फूले परिचितों से सम्मानजनक रकम कर्जा लेता था, जिसे कभी नहीं चुकाता था। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुली थी, इसलिए लोगों के चेहरों पर एक खास तरह का नयापन और उल्लास था। पर ये चीजें उतनी नहीं थी जितनी इस मौके पर होनी चाहिए थी, क्योंकि कल इस जाड़े की पहली बारिश हुई और आज हवा तेज चल रही थी, इसलिए लोग ठंड से सिकुड़ रहे थे। मैं कुछ ज्यादा ही पहले अपने हिंदी विभाग आ गया था, इसलिए सामने के लॉन में खड़ा धूप खा रहा था। मुझे त्रिपाठी का इंतजार था कि वह आए तो चलकर चाय पी जाए। मोहन अग्रवाल साले का पीरियड कौन अटेंड करे। कहानी का पहला अंश यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।